हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। टुडे टॉपिक है स्विट्ज़रलैंड की संघीय सरकार। ठीक है, इस क्लास में हम स्विट्ज़रलैंड कॉन्स्टिट्यूशन की संघीय सरकार के बारे में पढ़ेंगे। इंग्लिश में इसे हम फेडरल सिस्टम ऑफ स्विट्ज़रलैंड कहते हैं। ठीक है, अब फेडरल सिस्टम होता क्या है, संघ हम इसे क्यों कहते हैं, इस सब के बारे में हम वन बाय वन आगे पढ़ेंगे। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट, अगर हम स्विट्ज़रलैंड की बात करें तो यहाँ का जो संविधान है वो बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे हमने अमेरिका का संविधान पढ़ा है, इंग्लैंड का, इंडिया का, है ना, तो इससे बिल्कुल ही डिफरेंट तरह का संविधान है स्विट्ज़रलैंड का। अब वहाँ पर स्विट्ज़रलैंड के संविधान में राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट की कोई पोस्ट ही नहीं है। ठीक है, और वहाँ के कैंटनों में राज्यपाल का पद भी नहीं होता है। अब कैंटन क्या है, तो यहाँ पर जैसे हम राज्य कहते हैं, जैसे इंडिया में 28 स्टेट हैं, है ना, तो स्विट्ज़रलैंड में वहाँ के राज्यों को कैंटन कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे केंद्र सरकार में राष्ट्रपति की पोस्ट नहीं है, वैसे ही राज्य में मीन्स कैंटन में गवर्नर की पोस्ट नहीं है, राज्यपाल की पोस्ट नहीं है। 1848 ईस्वी में लागू किए गए संविधान में, इसका जो संविधान है वो कब लागू हुआ था, 1848 में। तो इसमें संघीय परिषद नामक एक बहुल कार्यपालिका में निहित होती है, मतलब इसकी जितनी भी पावर है वो किस में होगी, संघीय परिषद में। अब संघीय परिषद क्या है, मीन्स जो फेडरल असेंबली है। ठीक है, अब इसको बहुल कार्यपालिका कहा जाता है, मीन्स जो पावर है, कार्यपालिका की शक्ति है, वो एक के पास ना होकर एक से ज़्यादा लोगों के हाथ में। ठीक है, इसे ही हम बहुल कार्यपालिका कहते हैं, जिसका नाम अब संघीय सरकार कर दिया गया है या फेडरल असेंबली कर दिया गया है। अब ये बहुल कार्यपालिका क्या है, इसे भी आगे अच्छे से समझेंगे। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड ऑफ फेडरेशन, स्विट्ज़रलैंड एक संघ राज्य। अब बहुत से लोग इसको संघ ना मानकर क्या मानते हैं, परिसंघ मानते हैं या राज्यमंडल मानते हैं। अब वो क्यों ऐसा कहते हैं, क्योंकि ये जो बना था इसका संविधान वो एक समझौते से हुआ था, एक संधि से हुआ था, तो इसलिए वो लोग कहते हैं कि जो समझौते से होता है वो कोई संघ राज्य नहीं होता, वो तो सिर्फ राज्यमंडल होता है। लेकिन हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। रियलिटी ये है कि वहाँ का जो राज्य है वो एक संघ राज्य है। ठीक है, वहाँ के अनुच्छेद में लिखा भी हुआ है कि स्विस राज्यमंडल 23 संप्रभुता संपन्न कैंटनों की जनता से मिलकर बना है। मतलब वहाँ पर 23 संप्रभुता संपन्न का मीन्स है पावरफुल, है ना, जो स्वतंत्र हो, पावरफुल हो, ऐसे कैंटनों की जनता से मिलकर बना है। कैंटन मीन्स राज्यों से बना है, मिलकर आप ऐसे समझ सकते हो, वहाँ पर 23 राज्य हैं, 23 कैंटन है। ठीक है, अब संघ का मतलब क्या होता है, तो संघ का सीधा सा मतलब होता है जो शक्तियां हैं वो केंद्र सरकार के पास हैं और कोई भी राज्य उनसे अलग नहीं हो सकता। ठीक है, अगर यही स्विट्ज़रलैंड परिसंघ होता तो इसके राज्य मीन्स जो कैंटन है वो इससे सेपरेट हो सकते थे, अलग हो सकते थे, लेकिन ये क्या है, एक संघ राज्य है, तो इसका कोई भी कैंटन इससे सेपरेट नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट, स्विस व्यवस्थापिका द्विसदनीय है, मतलब इसकी जो व्यवस्थापिका है उसमें 2 हाउसेज हैं, 2 सदन हैं, और दोनों सदनों के अधिकार बराबर हैं। ठीक है, जैसे इंडिया में भी 2 सदन है, लोकसभा, राज्यसभा, अमेरिका में भी 2 सदन हैं, ब्रिटेन में भी 2 सदन है, इसी तरह स्विट्ज़रलैंड में भी 2 सदन हैं। और लेकिन इसमें डिफरेंट क्या है, स्पेशल क्या है, इसके दोनों सदनों के अधिकार बराबर हैं। आपने देखा है मोस्टली एक हाउस को ज़्यादा पावर मिली हुई होती है ना, और दूसरा उसके सामने कमज़ोर होता है, लेकिन स्विट्ज़रलैंड की ये विशेषता है कि यहाँ के दोनों अधिकारों की जो शक्तियाँ हैं, राइट्स हैं, वो इक्वल हैं। इसके बारे में CF स्ट्रॉन्ग है, उन्होंने कहा है संसार में स्विस व्यवस्थापिका ही एक ऐसी व्यवस्थापिका है जिसके दोनों हाउस के कार्य में कोई महत्वपूर्ण डिफरेंस नहीं है। ठीक है, कोई आप देखोगे मेन डिफरेंस नहीं है इसके दोनों हाउस के कार्यों में, है ना, या फिर अधिकारों में बात करें तो दोनों में आप सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा देखोगे, पावर हो, है ना, या फिर काम करने की क्षमता हो, तो दोनों में ही कोई मेन डिफरेंस नहीं है। अब इनके अगर नेम की बात करें तो इसके निचले सदन को, निचला मीन्स जो लोअर हाउस है, ठीक है, उसे राष्ट्रीय परिषद कहा जाता है, नेशनल काउंसिल, और ऊपरी सदन को, उच्च सदन को राज्य परिषद या राज्यसभा कहा जाता है, काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, राष्ट्रीय मतलब जो पूरे राष्ट्र के लिए है वो निचला सदन है, जैसे यहाँ पर लोकसभा है ना, और अपर हाउस कौन सा है, राज्य परिषद, जिससे राज्यों से मिलकर बना है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे इंडिया में हमारे राज्यसभा है। ओके, अब ये सदस्य संघीय सभा में जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा इनके दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में मीन्स जो जॉइंट सेशन होता है, ये 4 ईयर्स के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, 4 साल के लिए।
ठीक है। जैसे इंडिया में 5 ईयर्स के लिए अपॉइंट होते हैं, लेकिन स्विट्ज़रलैंड में 4 साल के लिए अपॉइंट होते हैं। दोनों सदन के आप नाम याद रखेंगे, राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद, ठीक है। एक केंद्र सरकार के लिए है और एक राज्यों के लिए। ओके, नेक्स्ट, स्विट्ज़रलैंड की कार्यपालिका को एक बहुल कार्यपालिका कहा जाता है। जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, बहुल कार्यपालिका है। अब बहुल का मतलब क्या है, जो शक्तियां हैं वो एक के पास ना होकर 7 लोगों के पास है। इसमें जो कार्यपालिका है उसमें 7 मेंबर हैं। अब जैसे अगर हम इंडिया से कंपैरिजन करें तो इंडिया में कार्यपालिका शक्ति एक के पास होती है ना। ब्रिटेन में बात करें या फिर अमेरिका में बात करें तो सब में ही कार्यपालिका शक्ति एक के पास होती है, जैसे हम राष्ट्रपति कहते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो कार्यपालिका शक्ति है वो बहुल कार्यपालिका शक्ति है। इसके 7 सदस्य हैं, 7 मेंबर हैं और 7 के पास इक्वल पावर्स हैं, बराबर शक्तियाँ हैं, ठीक है। अब इनका इलेक्शन कैसे होता है, तो इनका निर्वाचन स्विट्ज़रलैंड की व्यवस्थापिका, मतलब जो दोनों हाउसेज हैं, लोअर हाउस और अपर हाउस, उनकी जॉइंट मीटिंग में उन्हीं लोगों में से डिसाइड होता है कि ये 7 लोग कौन होंगे, ठीक है। अब इसमें जो शक्तियां हैं वो एक के पास ना होकर 7 लोगों के पास होती हैं, इसे ही हम बहुल कार्यपालिका कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, रिटन एंड रिगिड कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित और कठोर संविधान। अब यहाँ का जो संविधान है वो कैसा है, लिखा हुआ है और कठोर है। कठोर किसे कहते हैं हम, जिसमें चेंज करना आसान ना हो, ठीक है। यहाँ के संविधान को हम इजीली चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर संविधान में कुछ भी चेंज करना है तो जो राज्य सरकार है, कैंटन है, ठीक है, और जो जनता है उनसे भी राय लेनी होती है, उनकी ओपिनियन भी लेनी होती है। अगर वो लोग सहमति देते हैं तभी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आ सकता है, ठीक है। इसलिए वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए हैं, संवैधानिक संशोधन, वो भी बहुत कम हुए हैं, लिमिटेड हुए हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें चेंज करना ईजी नहीं है। नेक्स्ट वन इज डिवीज़न ऑफ पावर, शक्तियों का विभाजन। अब इसमें संविधान के द्वारा ही जो केंद्र सरकार है ना, और जो राज्य सरकार है, उनमें शक्तियों का विभाजन कर दिया गया है, मतलब डिवीज़न कर दिया गया है। अब इसमें भी डिवीज़न के लिए गणना तथा अवशेष सिद्धांत को अपनाया गया है, जैसे अमेरिका में अपनाया गया था। इसका मतलब क्या है, संविधान में बताया गया है कि केंद्र सरकार के पास कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, ठीक है। अब जो शक्तियाँ बची हुई हैं, मतलब जो केंद्र सरकार के पास नहीं है, वो सारी शक्तियाँ किसकी हैं, वो सब कैंटन की हैं, राज्य सरकार की हैं, ओके। यही शक्तियों का विभाजन है। अब शक्तियों के विभाजन की वजह से दोनों अपने काम को लिमिटेड तरीके से करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अब वहाँ पे जो जुडिशरी सिस्टम है, न्यायपालिका, वो क्या है, स्वतंत्र है। वहाँ के आर्टिकल 189 की क्लॉज 2 में कहा गया है कि राज्य मंडल और कैंटनों में परस्पर उत्पन्न होने वाले, मतलब उनके बीच में आपस में जो भी झगड़े होंगे, ठीक है, उनका डिसीजन कौन लेगा, सर्वोच्च न्यायालय लेगा, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो मीन्स जो एक्चुअल पावर मिली हुई है किसी भी कन्फ्लिक्ट को सुलझाने के लिए, वो किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है, ठीक है। इसे ही हम न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहते हैं कि कोई भी कानून को फॉलो नहीं कर रहा है, किसी के आपस में झगड़े हो रहे हैं, तो वो सब केस किस में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, ओके। नेक्स्ट वन इज इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट्स इन अपर चैम्बर, उच्च सदन में इकाइयों का समान प्रतिनिधित्व। उच्च सदन मीन्स अपर हाउस और अपर चैम्बर, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स को हम अपर हाउस कहते हैं। अब इसमें क्या किया गया है, वहाँ के जितने भी कैंटन हैं, जैसा कि अभी आपको बताया था, वहाँ पर 23 कैंटन हैं, ठीक है। अब 23 कैंटन में 20 तो पूर्ण कैंटन है, मतलब 20 को पूरी शक्तियाँ मिली हुई हैं, और 6 अर्ध कैंटन है, आधे कैंटन है, ठीक है। अब इसमें क्या किया गया है, जो जितने भी कैंटन हैं, सबके प्रतिनिधियों को, सबके 2-2 प्रतिनिधि को, मतलब उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि को अपर हाउस में जगह मिलती है। अर्ध कैंटन के 1 मेंबर को मिलती है और पूर्ण कैंटन के 2-2 मेंबर को मिलती है, ठीक है। तो ऐसे समझ सकते हो आप, 23 पूर्ण कैंटन है तो 46 मेंबर उच्च सदन में हर राज्य की साइड से होते हैं, ओके। नेक्स्ट वन इज पावर ऑफ द यूनिट्स इन दी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संशोधन कार्य में इकाइयों की शक्ति। अब कोई भी चेंजेस करना है तो उसमें इकाइयों का मतलब है जो राज्य सरकार है ना, कैंटन है, ठीक है, उनको भी शक्तियाँ मिली हुई हैं और जनता को भी पूरी शक्तियाँ मिली हुई हैं। अगर आधे से ज़्यादा कैंटन स्वीकार नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते किसी भी चेंजेस को, तो वो चेंजेस नहीं हो सकते, ठीक है। तो कोई भी चेंज करना है तो उसमें जो इकाइयाँ हैं, राज्य सरकार हैं, उन्हें भी शक्तियाँ मिली हुई हैं। नेक्स्ट, ट्रिपल सिटीजनशिप, तिहरी नागरिकता। अब जैसे इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है,
एक ही नागरिकता मिलती है। वहीं अमेरिका में डबल सिटीजनशिप है, लेकिन स्विट्ज़रलैंड में और एक अनोखी बात है, वहाँ पर ट्रिपल सिटीजनशिप है, तिहरी नागरिकता है। अब 3 नागरिकता कौन कौन सी हैं? म्यूनिसिपैलिटी की नागरिकता, राज्य की नागरिकता और स्विस संघ की नागरिकता। ठीक है, अब वहाँ पर क्या है, हर जगह पर आप देखोगे जहाँ पर डबल सिटीजनशिप है, राज्य की नागरिकता होती है और संघ का मतलब है केंद्र सरकार से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक नागरिकता और मिली हुई है और वो है म्यूनिसिपैलिटी की नागरिकता। अब यहाँ की आर्टिकल 37 में कहा गया है कि स्विट्ज़रलैंड के जो निवासी हैं, यहाँ के नागरिक हैं, अगर उन्हें म्यूनिसिपैलिटी की सिटीजनशिप मिली हुई है और वहाँ के कैंटन की सिटीजनशिप मिली हुई है, तो उसे स्विस संघ की भी सिटीजनशिप दे दी जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से वहाँ पे 3 तरह की नागरिकता मिलती है। ओके, नेक्स्ट वन इज टेन्योर, कार्यकाल। अब जो इसके स्विस संघ सरकार के जो मेंबर हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। 4 साल के लिए ये लोग अपॉइंट होते हैं। ठीक है, 4 साल बाद इन्हें पहले भी हटाया जा सकता है अगर कोई सिचुएशन आती है, कोई कुछ गलत कर रहा है, वरना ये 4 साल तक अपनी पोस्ट पर बने रहते हैं। सैलरी एंड अलाउंसेस, वेतन तथा भत्ते। अब वेतन इनको कितना मिलता है, ये सब संघीय संसद डिसाइड करती है। ठीक है, फेडरल असेंबली। और जो इंसान 55 ईयर्स तक या इससे ज़्यादा 10 साल तक इसका मेंबर रह चुका हो संघीय सरकार का, तो उसको पेंशन भी दी जाती है। वो पेंशन कितनी होती है, तो जितनी उसकी सैलरी होता है उसका 40% और 60% के बीच में मिलती है। ठीक है, आप ये देख सकते हो अराउंड 50% उसको मिल जाता है। जैसे किसी की सैलरी 50,000 है तो पेंशन में उसको 25,000 के आसपास मिल जाएंगे। ओके, और इनमें उन्मुक्तियाँ, छूट क्या क्या मिलती हैं, इन पर कोई केस नहीं चला जा सकता जब तक ये उसके मेंबर हैं। ठीक है, संघीय सरकार के मेंबर हैं। नेक्स्ट वन इज़ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अब ये जो यहाँ की जो बहुल कार्यपालिका है, 7 मेंबर की जो एक कार्यपालिका है, उसमें से ये दोनों सदनों में से जो इसके 2 हाउसेज हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, उनकी संयुक्त मीटिंग से अपने में से ही ये लोग क्या करते हैं, एक अध्यक्ष को अपॉइंट करते हैं और एक उपाध्यक्ष को। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था 2 हाउस हैं इसके, अपर हाउस और लोअर हाउस, तो दोनों की क्या होगी, एक जॉइंट मीटिंग होगी, दोनों साथ में बैठ के मीटिंग करेंगे और अपने में से ही किसी को एक को अध्यक्ष बना लेंगे और एक व्यक्ति को उपाध्यक्ष बना लेंगे। अभी कितने साल के लिए अपॉइंट होते हैं, 1 साल के लिए। एक व्यक्ति 1 साल के लिए अध्यक्ष बनेगा और 1 साल के लिए उपाध्यक्ष बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे वरिष्ठता के सिद्धांत को फॉलो किया जाता है, मीन्स जो बड़ा है उसको अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, अब इसका मेन मोटिव ये होता है कि सब टाइम टू टाइम अध्यक्ष बन जाएं और उपाध्यक्ष बन जाएं, और कोई भी व्यक्ति लगातार 2 टाइम के लिए अध्यक्ष नहीं बन सकता। ऐसा हो सकता है कि वो अध्यक्ष बन गया, फिर बीच में गैप हो गया, फिर दोबारा अध्यक्ष बन गया, तो ऐसा हो सकता है, लेकिन कंटिन्यूस 2 टाइम्स के लिए कोई अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं बन सकता। अब जो संघीय सरकार का अध्यक्ष होता है, ठीक है, उसे ही प्रेसिडेंट माना जाता है, राष्ट्रपति माना जाता है, लेकिन उसको कोई विशेष महत्व नहीं मिलता है। ठीक है, वो राष्ट्रपति तो बन जाता है, लेकिन उसे कोई ये नहीं है कि उसको ज़्यादा शक्तियाँ मिल गई। वो एक हेड है तो उसकी तरह काम करेगा, मेंटेन करेगा, कोई भी इमरजेंसी है तो उससे डील करेगा। ठीक है, तो यही सब सिचुएशन होती हैं जिनसे इन्हें डील करना होता है। ठीक है, तो ये आपकी लेक्चर कंप्लीट हो गया है कि स्विस संविधान की जो संघीय सरकार है वो किस टाइप से होती है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।